Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 10th हिस्ट्री प्ले लिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया. टॉपिक इज 3.3 द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. इसके पहले के वीडियोस चेक करने के लिए प्लीज हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए. यू विल बी गेटिंग ऑल द वीडियोस एंड कीप ऑन कमेंटिंग. इट हेल्प्स अस टू नो वेयर वी आर लैकिंग एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस के लिमिट्स की. There was some problem that the civil disobedience movement was facing. कुछ गड़बड़ थी. But what exactly was the problem? हमें वो जड़ क्या थी? ऊपरी तौर पे देखने में ठीक एक मूवमेंट चल रहा था, लेकिन कुछ हैंडीकैप्स थे, कुछ लिमिट्स थी. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्वराज के कंसेप्ट को हर कोई समझ नहीं पाया था. लोग इस स्वराज के कंसेप्ट को उतने क्लियरली नहीं समझ पा रहे थे कि स्वराज क्या है. मैंने आपको समझाया है हर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी वेंट अहेड एंड टुक स्वराज इन हिज ओन इंटरप्रिटेशन. भाई वर्कर्स ने सोचा स्वराज क्या है, काम बंद करो. उसके बाद में हम बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स ने सोचा स्वराज क्या है, प्लांटेशन छोड़ के अपने घर चलो. इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा स्वराज क्या है, अरे ट्रेड बैरियर्स कम हो जाएंगे. विमेन ने सोचा स्वराज क्या है, हमें इक्वालिटी मिलेगी. स्वराज क्या है वो मेंटालिटी जो थी, वो कंफ्यूजन जो था, वो पूरा घूम रहा था दोस्तोतो ये कंसेप्ट बड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, ये हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा ही एक ग्रुप था अनटचेबल्स का. सॉरी टू से बट उनको अछूत कहा जाता था. 1930 के आसपास अनटचेबल्स ने अपनी एक परिभाषा रख ली थी, कुछ ग्रुप्स फॉर्म कर लिए थे. दे स्टार्टेड कॉलिंग देम दलित्स. ये जो टर्म है दलित, ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1930 में. 1930s में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था. अनटचेबल्स ने अपने आप को दलित बुलाना शुरू करा था. अब कांग्रेस ने दलित्स को बहुत टाइम तक इग्नोर करके रखा था. विल अंडरस्टैंड द नीड फॉर इट एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द टाइम. देखिए हमारा देश जो था वो आज भी एक रूढ़िवादी देश है. आवर कंट्री हैज गॉट इट्स कल्चर, इट्स सिस्टम. जो सोसाइटी इट रन्स ऑन अ सिस्टम. वर्ण सिस्टम जो हमारे यहाँ पे बना था उसमें एज वी नो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सेक्ट्स बनाए गए थे और उसके नीचे मलेच्छ या अनटचेबल्स नाम दिए गए थे. दोस्तों शूद्रों को भी कहीं ना कहीं अनटचेबल कैटेगरी में लिया गया था, बट नॉट ऑल. अब दोस्तों हुआ ये था कि इनको बहुत ही ज़्यादा हमारे वर्ण सिस्टम के कारण डाउन ट्रॉडेडनेस मिल गया था. एंड द रिच क्लासेस ऑफ सोसाइटी डिड नॉट वांट देम टू गेट इन्वॉल्व्ड इन को एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स. मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है. दे डिड नॉट लाइक देम. कांग्रेस को इसलिए रिलेक्टेंट होना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स, दूसरी बात है जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ मिल रही थी उस वक्त, जो चीज़ ज़रूरी थी ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए, वो चीज देने वाले थे रिच पेजेंट्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस. तो अनटचेबल्स को कैसे, मतलब जो सनातनी लोग थे, जो हाई कास्ट हिंदूज थे, इनको किस तरीके से हम डिसग्रेस फील नहीं करवाएं, इनको किस तरीके से हम पैसिफाइड रखें, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था. कांग्रेस थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहती थी, लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी, एज वी नो, दैट फेलो हैड एन इनक्रेडिबल माइंडसेट. दोस्तों आई एम नॉट बोस्टिंग हिम और आई एम नॉट प्रेजिंग हिम, इट्स जस्ट दैट व्हाट्स मेंशन्ड ओवर हियर. महात्मा गांधी न्यू कि अगर हम एक बहुत बड़े सेक्टर को इस मूवमेंट से अछूता रखेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सेक्टर नहीं, एक बड़े सेक्टर को, एक लार्ज चंक ऑफ पीपल हु ऑलरेडी आर विलिंग टू go ahead and
गेट समथिंग फॉर देमसेल्व्स, जिन्होंने स्वराज मतलब इक्वालिटी समझा है, उस सेक्टर को अगर हम दूर रखेंगे तो एक यूनानिमस सपोर्ट जो होता है, मिला जुला सबका मिला हुआ सपोर्ट, वो मिल नहीं पाएगा। कांग्रेस के बावजूद महात्मा गांधी जाते हैं और महात्मा गांधी ये कहते हैं दोस्तों कि हम भले ही 100 साल तक लड़ते रहें, हम 100 इयर्स की फाइट कर लें, लेकिन हम लोगों को स्वराज नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं ये जाति पाति के ही झगड़े में, और जब तक हम अपने आप में ही ये जाति पाति के झगड़े में पड़े रहेंगे, भूल जाओ स्वराज। पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद में देश को सुधारने की बात करो। गांधी जी ने इनफैक्ट अनटचेबल्स को नाम दिया हरिजन, दैट मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लो, मैंने सीधे उनको भगवान के पुत्र बता दिया है, अब बनाओ बैर उनसे। अब दोस्तों, गांधी जी ने इस तरीके से सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करा कि जो दलित्स हैं, या आई वुडंट बी यूजिंग द टर्म हरिजन फॉर ऑल द टाइम, हम हम्बल क्लास बात करते हैं, लेट्स यूज दैट टर्म, दैट साउंड्स वेरी गुड। जो हम्बल क्लास है उनको टेम्पल्स में एंट्री मिलेगी, क्योंकि वहां जाना मना था दोस्तों, एक्सेस नहीं था, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते थे आप। दिस वॉज द आयरनी ऑफ इंडियन सोसाइटी। महात्मा गांधी उसको बदलने चले थे। टेम्पल्स में उनको जाने के लिए नहीं मिलेगा, ये कंडीशन थी, महात्मा गांधी ने उनको मंदिरों में एंट्री करवाई। पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड्स या स्कूल पे वो लोग चल नहीं सकते थे, स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकते थे। They couldn't walk on the roads, they couldn't fill water from the wells or the tanks that were meant for public. गंदा हो जाएगा पानी। महात्मा गांधी went ahead and inculcated all these things for them. In fact, वो खुद जाके टॉयलेट साफ करते थे। साबरमती आश्रम में I remember a conversation of बा, मैं कस्तूरबा बाई की बात कर रहा हूं। She once in an interview mentioned that I really don't understand this man. Which man? Mahatma Gandhi. Why? Because anyway, she used to call him Mohandas Karamchand Gandhi. She did not understand Mohan. Why? क्योंकि वो कस्तूरबा को भी बोलते थे कि जाके टॉयलेट साफ करो। She was, since she belonged to a good class in society, so she had never done this. But महात्मा गांधी कहते थे, अगर हम अपनी गंदगी स्वयं साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Now that was a valid point. महात्मा गांधी ने टॉयलेट्स खुद साफ करना शुरू करा, क्योंकि एक टर्म था स्वीपर क्लास का। Let's not use it. वो टर्म जो था उस क्लास को डिग्निफाई करने के लिए कि मैं भी तो उस लेवल का काम कर सकता हूँ, महात्मा गांधी ने खुद टॉयलेट साफ करना शुरू करा। अपर कास्ट के लोगों को ये कहा कि ये जो अनटचेबिलिटी है ना, ये एक सिन है, इसको आप प्लीज अपने दिलों से निकालो। अनटचेबिलिटी इज अ सिन, प्लीज टेक इट आउट ऑफ योर हार्ट एंड सोल। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स इस चीज से वाकया नहीं रखते थे। दे एक्चुअली वांटेड कि भैया अगर हम हमारी कम्युनिटी की कोई सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो लेट अस, मतलब हमें मौका दो, लेट अस हैव आवर ओन गवर्नमेंट, हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट, हमारी सेपरेट गवर्नमेंट। अब भाई ये चीज महात्मा गांधी ने तो नहीं मांगी थी, एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सब चीजें क्यों आने लगी थी? मतलब आप देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी दलित्स को सिस्टम में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स उन्हीं दलितों को सिस्टम से बाहर निकाल के अपने लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट एरिया मांग रहे हैं।
यार सीधी सी बात है, आप एक ग्रुप में से अगर दलितों को इनकलकेट करना चाह रहे हैं और उस ग्रुप में से दलितों को बाहर निकाल के आप एक सेपरेट ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ तो सीधी बात यही हुई कि दलितों का सोसाइटी से अलग होना फिर निश्चित हो गया। महात्मा गांधी वॉज टोटली अगेंस्ट दिस, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तक प्रॉब्लम ये हो गया था कि दलित लीडर्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे और ये दलित लीडर्स अपने लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रेट डिमांड करने लग गए थे। बी.आर. अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर्म कर दिया था और प्रॉब्लम ये हुई थी दोस्तों कि जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो बी.आर. अंबेडकर उनके साथ गए थे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बी.आर. अंबेडकर महात्मा गांधी के साथ जाते हैं, साथ में और भी लोग जाते हैं और भी मुस्लिम लीग वाले लोग भी जाते हैं, प्रॉब्लम ये हो गई थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी.आर. अंबेडकर ने दलित्स के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड कर दी थी। जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी दलित के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड कर दी। प्रॉब्लम ये हुआ था, गांधी जी को समझ में नहीं आया था कि मैं यहाँ पे आया हूँ इंडिया को कुछ राइट्स दिलवाने के लिए। आप बात कर रहे हो इंडिया के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग इलेक्ट्रेट बनाने की। ब्रिटिशर्स वर स्मार्ट, दे सिंपली किक्ड देम आउट। उन्होंने सिंपली बोला पहले अपने क्लैशेस तो निपटा के आओ। आप अपने देश में अलग अलग गवर्नमेंट चाह रहे हो, अपने देश में सेपरेट इलेक्ट्रेट चाह रहे हो, आप चाह क्या रहे हो यार? यहाँ बात करने आए हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के बन के आओ ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलित्स बनकर आए हो। सो महात्मा गांधी वॉज क्वाइट हर्ट एंड एज यूजुअल ही वेंट ऑन अ फास्ट। महात्मा गांधी ने फास्ट रखना शुरू करा एंड दैट वाज नॉट अ सिंपल फास्ट, इट वाज फास्ट अनटू डेथ, कि मैं आमरण अनशन करूंगा, ये सेपरेट इलेक्ट्रेट मत रखो। क्योंकि महात्मा गांधी ने एक चीज बहुत पिक्यूलियरली कह दी थी, आज अगर आप दलित्स को या किसी जाति वर्ग के लोगों को सेपरेट रिजर्वेशन दोगे, सेपरेट इलेक्ट्रेट दोगे, तो वो अगले 500 साल के लिए जो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है उससे अलग हो जाएंगे। लोग उनको अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे। That was something that Mahatma Gandhi knew and he was right, guys. But still, to have a separate electorate, to have separate recognition, there were some political leaders who went ahead and framed it up in a trophy, presentation. Mahatma Gandhi was totally out of it. And महात्मा गांधी ये भी चाह रहे थे, अगर हम इनको एक सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दें, इनको एक सेपरेट एजुकेशन सिस्टम दें, सेपरेट इलेक्ट्रेट दें और सेपरेट रिजर्वेशन दे दें, तो इनकी ग्रोथ जो है ना वो इन कंपैरिजन टू द जनरल सोसाइटी इतनी नहीं हो पाएगी। दे विल रिमेन बैकवर्ड। वर्ड जो था ना बैकवर्ड क्लास। एंड में बी.आर. अंबेडकर को महात्मा गांधी की बात समझ में आई थी दोस्तों, एंड ही अग्रीड। और इसका रिजल्ट था 1932 का पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में हुआ ये था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को एक तरीके से थोड़ा सा गांधी जी ने भी बात मानी और थोड़ी सी बात सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं होने की बी.आर. अंबेडकर ने ही मानी। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, उसमें डिप्रेस्ड क्लास को राइट्स मिले रिजर्वेशन के प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल में। लेकिन माइंडेड ये लिखा था उनके वोट जो होंगे ना वो जनरल इलेक्ट्रेट में ही होंगे। कहने का मतलब है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेट्स सी, लाइक पैसिफाइड। इलेक्टोरल प्रोसेस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में
रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन उस रिजर्व सीट के लिए भी वैसे ही इलेक्शन होगा जैसे जनरल कैटेगरी के लिए इलेक्शन होता है। बस उठा के डायरेक्टली आप नहीं बैठा दोगे, इलेक्शन होगा, वोट होगी, लोग अगर आपको पसंद करेंगे आपको बिल्कुल आपको वहां पे इलेक्शन काउंसिल में, आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने का मौका मिलेगा। आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं देंगे। माइंडेड दोस्तों, यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं है, तो प्लीज रिजर्वेशन को कहीं पे डायरेक्ट एंट्री होना मत समझना। रिजर्वेशन वॉज जस्ट अ फैसिलिटेशन, a facility provided to people so that they could get their representatives in the government, but those representatives will be selected by general voting. It was not something taken for granted कि बस आओ और ले जाओ। दलित मूवमेंट फिर भी थोड़ा सा ना कांग्रेस के मूवमेंट से थोड़ा दूर ही रहा दोस्तों, इतनी बात जम नहीं रही थी। दलित्स वर नॉट सो कीन अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कांग्रेस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल अराउंड इट, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रही थी कि दलित्स को हमेशा ये लग रहा था कि हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं करी गई, हमारी बातें मानी नहीं गई। तो एक कांग्रेस और दलित्स के बीच में ना टसल हमेशा से रही थी गाइस। नाउ एक और तबका था दोस्तों जो उस वक्त, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, अपनी एक सेपरेट डिमांड्स लेके बैठा था, वो था मुस्लिम लीग। Now, what happened? Actually, मुस्लिम पॉलिटिशियंस जो थे वो थोड़े से नरम गरम रवैया अपना के बैठे थे टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वाई? क्योंकि जो पहला नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट था, जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट वाज इन सपोर्ट ऑफ द री इनकारनेशन और री इंस्टेटिंग द खिलाफत और खलीफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर। वो मूवमेंट गांधी जी ने ना एब्रप्टली कॉल ऑफ करा था ड्यू टू द वायलेंस। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, सॉरी आई शुडंट बी सेइंग मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो थोड़ा सा इस मूवमेंट से, कांग्रेस से दूरी बनाने लग गए थे। बहुत अच्छा, जब एक लीडर जो होता है दोस्तों, लोगों को लीड करने वाला, जब वो किसी चीज़ की धारणा बनाता है ना, तो वो अपने लोगों में भी, अपने फॉलोअर्स में भी वही धारणा इनकलकेट करता है। तो यहाँ गलती एक कम्युनिटी की नहीं थी, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जो अपने एस्पिरेशंस उस वक्त पूरे नहीं कर पाए थे, अपने मोटिव्स पूरे नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों ने जो मेंटालिटी डेवलप करी, वो मेंटालिटी सबकी बन गई, बहुत सारे मुस्लिम बाशिंदों को। अब यहाँ पे बात आ रही है मुस्लिम सेक्शंस को लगने लगा एलियनेशन, थोड़ा सा अलगाव। दे स्टार्टेड फीलिंग द एलियनेशन कि कांग्रेस ना हमारी बातें उतनी सीरियसली नहीं लेती है। अब मिड 1920s से ओपनली दिखने लगा था कि कांग्रेस थोड़ा सा हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स के साथ नज़दीकियां बढ़ा रही है। दोस्तों आज के सिनेरियो में बहुत ऑपोजिट लगता है, कांग्रेस हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ में नज़दीकियां बढ़ा रही है, लेकिन दोस्तों ऐसी इमेज बन चुकी थी 1920s में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में टसल इसलिए हुई थी क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी बन गई है, मुस्लिम्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। डैमेज कंट्रोल कांग्रेस को करना जरूरी हो गया था अब दोस्तों, क्योंकि चीजें हाथ से निकल रही थी। हिंदू मुस्लिम के रिश्ते वर्सन हो रहे थे इंडिया में, क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल का जो बीज था वो ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली बो दिया था। अब वो पेड़ बड़ा हो गया था, फल कटने की देरी थी, फल कटा भी दोस्तों पार्टीशन के नाम पे। एनीवेज, एक कम्युनिटीज के बीच में ना एक होड़ सी लग गई थी। हिंदू कम्युनिटी वुड बी कैरिंग ऑन इट्स ओन प्रोसेशन, मुस्लिम कम्युनिटी वुड बी कैरिंग ऑन इट्स ओन प्रोसेशन, एवरीथिंग वेंट हेवायर। इससे प्रोवोक क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस प्रोवोक हुए। इनफैक्ट पूरे इंडिया में किसी भी शहर का नाम ले लो, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस शुरू होने लग गए थे। थिंग्स वर गेटिंग वर्सनड नाउ। कहां हम नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और कहां हम आपस में लड़ने लग गए थे। कैन यू सी द ट्विस्ट ऑफ द फेट? कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लगा था कि भैया हम एक अलायंस बनाते हैं, चलो यार अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर भी अलायंस बनाते हैं, गठबंधन।
1927 में ऐसा लगा भी था कि ऐसा एक गठबंधन हो भी जाएगा, दे विल बी वर्किंग अप, कांग्रेस इसमें सक्सेसफुल हो जाएगी और ये जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स का जो एलियनेशन है, जो डिफरेंस है, वो कंप्लीट हो जाएगा. बट एट दैट टाइम यू नो देयर वाज समथिंग, क्योंकि एक बात उस वक्त ये थी कि आगे की फ्यूचर, एक सवाल रह गया, बहुत बड़ा सवाल ये रह गया, जिस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे हमारे दलित्स, वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने लग गए हमारे मुस्लिम साथी. पॉलिटिकल लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के जो मेन सर्वे सर्वा कह सकते हैं, कायदे आजम, ही स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट. बट इन्होंने शर्त ये रखी कि भैया मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसको खारिज तब करूंगा जब मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व्ड सीट्स मिलेगी. नाउ दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ महात्मा गांधी. ही कुडंट गल्प इट डाउन. आप एक धर्म विशेष के लोगों को सेंट्रल इलेक्शंस के थ्रू सेंट्रल असेंबली में रिजर्वेशन देना चाह रहे हो? नो. अब यहां पर ना एक रिलीजियस कार्ड खेला गया था दोस्तों. कम्युनिटी को ल्योर करके मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अच्छे से मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी तरफ कर लिया कि मैं मांग रहा हूं हमारे लिए हक. कांग्रेस किसी भी सिचुएशन में इस डिमांड को तो पूरी नहीं कर सकती थी दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए. ये चीजें हम नहीं दे सकते थे क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में कहा था कि जितनी मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस की पॉपुलेशन है, दैट मींस बंगाल और पंजाब के एरिया में, यस उस वक्त नॉर्थ वेस्ट NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थी मुस्लिम बहुल्य थी दोस्तों. क्यों थी, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, वो आपको 12th क्लास में हिस्ट्री में समझ में आ जाएगा. दोस्तों हुआ ये था दैट महात्मा गांधी एंड द कांग्रेस नेवर एग्रीड ऑन दिस फैक्ट कि हम किसी एक धर्म के लोगों को सेंट्रल असेंबली में स्पेसिफिक रिजर्वेशन देंगे. ऐसे तो हर धर्म के लोगों को देना पड़ेगा. भैया आप देश चला रहे हो कि आप जनगणना कर रहे हो और धर्म के हिसाब से आप पॉलिटिकल गैदरिंग करोगे? So that was something that the Congress did not agree to. In fact, negotiations चल रहे थे, लेकिन एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में. दोस्तों MR जयकर हिंदू महासभा के स्ट्रॉन्ग स्पीकर थे. He was one of the most volatile speaker हिंदू महासभा. दोस्तों उन्होंने जो इशू उठाया था ये रिलीजन बेस्ड इलेक्टोरेट का और जो स्पीच दिया था, दोस्तों इंडिया में लोगों को बात समझ में तो आ गई, लेकिन मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में नेगोशिएशन होने के जितने चांसेस थे वो पूरे तरीके से खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने जो फोर्सफुली इस आइडिया को डिनाई करा था, इट वॉज रियली अ नेल इन द कॉफिन, द लास्ट नेल इन द कॉफिन. उसके बाद नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एका बिल्कुल नहीं हो पाया दोस्तों. सिविल डिसोबीडियंस जब शुरू हुआ था तो एटमॉस्फेयर था सस्पेशन, डिस्ट्रस्ट कम्युनिटीज के बीच में. कांग्रेस से मुस्लिम अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे थे. उन्होंने अपने आप को एक यूनाइटेड स्ट्रगल, एक अलग ही स्ट्रगल करने के लिए उन्होंने अपॉइंट कर लिया. उन्होंने अपनी एक अलग स्ट्रगल की धारणा बना ली, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो होने लग गई थी. बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे वो मुस्लिम्स को एज अ माइनॉरिटी इंडिया में देखते थे, नॉट एज इक्वल. सो व्हाट दे थॉट कि भैया एक हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में रह के हम अपनी कल्चर की एग्जिस्टेंस कैसे निकालेंगे. आई थिंक वो लोग पारसीज
और सिंधी कम्युनिटीज़ को देख के सीख नहीं पा रहे थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल लीडर्स। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि इंडिया के मुस्लिम्स को ये फील होने लगा कि हम इस कम्युनिटी में सेफ नहीं है। दोस्तों कहते ना, अगर आप बार बार कोई सी चीज़ किसी को बोलते रहो तो एक टाइम पे ब्रेन वॉश हो ही जाता है। वो एक कहानी थी, एक बंदा एक धोबी बकरे को लेके जा रहा था, उसको बोलते हैं 3 उचक्के कि यू आर कैरिंग अ डोंकी ऑन योर शोल्डर, व्हाई आर यू डूइंग दैट। एक हद के बाद में उस आदमी को सच में लगता है दिस इज अ डोंकी। सो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही थी। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कि मुस्लिम लीग को बिलोंग करते थे, उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए मुस्लिम्स को एक माइनॉरिटी का दर्जा दे ही डाला और एक फीलिंग इनकलकेट कर दी मुस्लिम्स के दिमाग में कि हम हिंदू मेजॉरिटाइज्ड देश के अंदर एक माइनॉरिटी बन के ही रह जाएंगे और हमारी आवाज़ों को कभी सुना नहीं जाएगा। एक एलिनेशन और एक बैर पैदा कर दिया गया था दोस्तों। तो यह द टॉपिक एंड्स दोस्तों। आई थिंक नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। स्टिल अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड getting back to you. Thank you very much for joining the session. I'll see you again. Take care. Bye bye.